सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का प्रिपरेशन करने हैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसको मैं जितना भी पढ़ाऊंगी नोट कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करना। नोट करिए, अपने हाथों से चीजों को नोट करिए और उसका रिवीजन करिए। यही होता है एग्जाम में सिलेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। तो आईएमएफ के अनुसार जो है 2025 से 26 में जीडीपी के वृद्धि दर रहने का अनुमान कितना है? 5.3%, 5.5%, उसके बाद है 6.2%, उसके बाद 4.9%। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6.2% जो है ये आईएमएफ के अनुसार भारत की जीडीपी का वृद्धि दर रहने का अनुमान है 2025 से 26 वर्ष का। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आईएमएफ ने जो है पहले जो जीडीपी का वृद्धि दर लगाया था वो 6.5% लगाया था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 6.2% कर दिया। 6.2% इसलिए क्या कि जो भी वैश्विक व्यापार में तनाव है और मतलब कि कुछ निवेश में सुस्ती देखने को मिला, तो इसका रीजन इसने आईएमएफ ने यही बताया है। इसकी वजह से इसका जो है जीडीपी वृद्धि दर घटा करके 6.2% कर दिया। ठीक है, ये हो गया, इतना आपने समझ लिया। अब आईएमएफ की बात हम करते हैं यहाँ पे। आईएमएफ, ठीक है ना, आईएमएफ जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आईएमएफ की स्थापना के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा आईएमएफ का स्थापना हुआ था 1944 में, ठीक है ना, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा आपको याद रखना है इसका मुख्यालय कहाँ है आईएमएफ का? तो मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में है मुख्यालय। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है guys? तो याद रखिएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना, जो कि ये कहाँ है guys? तो याद रखिएगा अमेरिका। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसने और भी अनुमान लगाया। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसने सीपीआई का अनुमान लगाया, उसके अलावा राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया, जीडीपी का अनुमान लगाया। तो जीडीपी का अनुमान तो 6.2% लगाया, ये आप सभी ने देख ही रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो है आईएमएफ की, अगर मैं बात करूँ कि इसने और किस किस चीज का अनुमान लगाया है और कितना परसेंट लगाया है, ये आपको याद रखना है। तो आईएमएफ ने जो रिपोर्ट दी है, सॉरी, वो मुद्रास्फीति पे दी है, ठीक है ना, मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति पे जो है इसने अपनी रिपोर्ट दी है, तो कितना परसेंट का अनुमान लगाया? तो 4.2% का, ठीक है, 4.2%। उसके अलावा अगर मैं बात करूं मुद्रास्फीति पे, उसके बाद जो है चालू खाता घाटा पे, चालू खाता घाटा पे, तो चालू खाता घाटा पर इसने जो अपनी रिपोर्ट दी वो कितना परसेंट लगाया गया? तो याद रखिएगा इसने लगाया है -1%, -1%। इसके अलावा और याद रखिएगा इसने राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा पे भी इसने अपनी रिपोर्ट दी है। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा पे इसने अपनी रिपोर्ट दी, कितना गया? तो याद रखिएगा 4.4%। तो ये हुआ आईएमएफ के अनुसार इसने अपनी रिपोर्ट जिस जिस चीज पे दी है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आपको आईएमएफ के बारे में सारी चीज क्लियर हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक ने जो है अपनी रिपोर्ट जो है 2025 से 26 में जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है विश्व बैंक? तो याद रखिएगा विश्व बैंक ने जो है जीडीपी,
तो विश्व बैंक के द्वारा जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान जो है ये कितना परसेंट है, तो ये याद रखिएगा। तो ये है आपका 6.3%, ठीक है ना, 6.3%। ये है विश्व बैंक की तरफ से, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं आरबीआई, आरबीआई जीडीपी वृद्धि दर अनुमान। तो आरबीआई के द्वारा जो है जीडीपी के वृद्धि दर का अनुमान जो है ये कितना परसेंट है गाइस, तो याद रखिएगा 6.5%, ठीक है ना, 6.5%। लेकिन जो है 6.5% है, तो इसने जो है तिमाही आधार पे जो है आरबीआई ने है तिमाही आधार पर जीडीपी के वृद्धि दर का अनुमान लगाया। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसने लगाया है, तो मैं यहाँ पे जो है इसके बारे में बता रही हूँ, इसलिए मैं बॉक्स ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये मैं आरबीआई के बारे में बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसे घेर दी हूँ। आरबीआई ने तिमाही दर पे लगाया। जैसे कि अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आरबीआई ने जो अनुमान लगाया है वो तिमाही आधार पर, आरबीआई तिमाही आधार पर अनुमान लगाया, ठीक है। अब तिमाही आधार पे कैसे लगाया, जैसे अगर मैं बात करूं अप्रैल से जून के बीच का अगर मैं बात करती हूँ, अप्रैल से जून, तो अप्रैल से जून जो है ये जीडीपी के वृद्धि दर का अनुमान कितना है गाइस, तो याद रखिएगा अप्रैल से जून में जो है जीडीपी के वृद्धि दर का अनुमान 6.5% है आरबीआई के अनुसार, ठीक है। इसके बाद अप्रैल से ये हो गया अप्रैल से जून। इसके बाद आपको याद रखना है जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर। तो जुलाई से सितंबर जो है इसने कितना अनुमान लगाया गया, तो जुलाई से सितंबर में लगाया है 6.7%, 6.7%, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अक्टूबर से दिसंबर, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है इसने कितना अनुमान लगाया गया, तो इसने लगाया 6.6%, ठीक है ना, अक्टूबर से दिसंबर के बीच, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। इसके अलावा आपको याद रखना है जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च। तो जनवरी से मार्च ये क्या हो जाएगा, जनवरी से मार्च ये हो जाएगा आपका 2026 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जीडीपी के वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है, 6.3%। तो इस आधार पे इसने लगाया, तो आपसे पूछ सकता है कि आरबीआई ने जो है अप्रैल से जून में जो है कितना लगाया है, या फिर जो है आपसे पूछ सकता है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, या जनवरी से मार्च। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, ये जनवरी से मार्च आपका 2026 है, ये आप याद रखिएगा। जगह नहीं था तो मैं शॉर्ट में लिख दी हूँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2025 में किस देश ने एशियाई एथलीट चैंपियनशिप खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपसे स्वर्ण पदक पूछे या फिर सीधे पदक पूछे, बात आपका एक ही पड़ेगा, ठीक है। तो बताइए किसने जीता है, भारत ने, चीन ने, कतर ने, या फिर जापान ने। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला जो है चीन है। तो यहाँ पे चीन के बारे में हम देखेंगे, तो याद रखिएगा चीन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना, चीन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान प्राप्त किया, जिसमें चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं, कुल पदक। तो चीन ने कुल पदक जीते हैं 32, ठीक है। चीन ने कुल 32 पदक जीते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें से कौन कौन सा पदक है, तो याद रखिएगा जिसमें से 19 जो है ये आपको ध्यान रखना है स्वर्ण पदक है, 19 स्वर्ण पदक है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 9 जो है रजत पदक है। इसके अलावा आपको याद रखना है 4 कांस्य पदक है। तो इसने पहला स्थान प्राप्त किया कुल 32 पदक जीत के। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हम बात करेंगे भारत के बारे में, ठीक है। तो भारत के बारे में हम बात करेंगे, तो इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा स्थान। तो भारत ने जो है कुल कितने पदक जीते गए, तो याद रखिएगा भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, कुल पदक। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 24। अब इसमें से अगर मैं बात करूं तो इसने स्वर्ण पदक, भारत ने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, तो याद रखिएगा भारत ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 8 स्वर्ण पदक और 10 जो है रजत पदक,
रजत पदक, और इसके अलावा आपको याद रखना है 6 कांस्य पदक, 6 कांस्य पदक, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भारत के बारे में क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा जो एक नाम है आपको गुलवीर सिंह, ठीक है ना, गुलवीर सिंह, गुलवीर सिंह 2025 में भारत के लिए, भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है, 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो गुलवीर सिंह ने जो है भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं 2025 में। तो पहला आपको याद रखना है, तो यहाँ पे आपको याद क्या याद रखना है कि पहला स्वर्ण पदक जीता था, पहला जीता किसमें गए, तो याद रखिएगा 10,000, 10,000 मीटर दौड़ में, 10,000 मीटर दौड़ में। और याद रखिएगा दूसरा, अगर मैं बात करूँ दूसरा स्वर्ण पदक कब जीता है, तो दूसरा स्वर्ण पदक जीता है 5,000 मीटर दौड़ में। तो ये था भारत के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे मैं 3 स्टार दे रही हूँ, यहाँ से आपको नोट करना है, ठीक है, और याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरे स्थान पे कौन था गाइस, तो याद रखिएगा जापान आपके तीसरे स्थान पे था, तीसरे स्थान पे। तो जापान आपके तीसरे स्थान पे था, तो इसने कुल कितने पदक जीते हैं जापान ने, तो याद रखिएगा जापान ने कुल जो है 28 पदक जीते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि जापान तीसरे स्थान पे कैसे, भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं और जापान ने जो है कितने टोटल कुल जो पदक जीते हैं वो 28 जीते हैं, तो कैसे तीसरे स्थान पे हो गया, तो वो भी मैं समझा देती हूँ, ठीक है ना। कुल पदक इसने कितने जीते हैं, कुल पदक इसने जीते हैं 28। तो मैंने चीन के मामले में आपको बोला था कि अगर पदक पूछे या स्वर्ण पदक पूछे कि कौन से सबसे अधिक जीते हैं, तो बात एक ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, स्वर्ण पदक जीतने की बात चलिए, तो यहाँ पे मैं स्वर्ण पदक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो पहले स्थान पे चीन हुआ, क्योंकि इसने 19 पदक जीते हैं स्वर्ण, और सबसे ज्यादा भी पदक इसी ने जीते हैं, 32 पदक जीते हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे आपका भारत होगा, क्योंकि 8 इसने किस कौन से पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं, और कुल 24। अगर मैं राजस्थान की बात सॉरी राजस्थान कह रही हूँ, जापान की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है आपके 28 पदक जीते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें स्वर्ण पदक की बात करूँ, ठीक है ना, इसमें ये भी आप देख लीजिए, कुल इसने 28 पदक जीता है, जिसमें से इसने स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, स्वर्ण पदक 5 जीते हैं, ठीक है, स्वर्ण पदक इसने 5 जीते हैं, इसलिए ये तीसरे स्थान पे हुआ। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसने जो है रजत पदक कितने जीते हैं, 11 जीते हैं, और कांस्य पदक कितने जीते हैं, 12 जीते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीसरे स्थान पे, ठीक है। अब वहीं अगर मैं कतर की बात करूं, अलग कलर ले लेती हूँ, ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा। कतर, तो कतर जो है ये आपके कौन से स्थान पे गए, तो याद रखिएगा कतर जो है ये आपके चौथे स्थान पे, चौथे स्थान पे। अब कतर ने जो है कुल पदक कितने जीते गए, तो याद रखिएगा कतर ने जो है कुल पदक, कतर ने कुल पदक जीते हैं गए, 6 पदक जीते हैं, ठीक है ना, 6 पदक जीते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं स्वर्ण पदक कितने हैं, तो इसमें स्वर्ण पदक जो है 3 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका रजत पदक कितना है, तो इसका रजत पदक जो है 1 है, और कांस्य पदक 2 है, ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका आता है कजाकिस्तान, जो कि आप लिख लीजिएगा, और कतर और कजाकिस्तान जो है सेम पदक जीता है, इसने 6 कुल पदक, इसने भी 6 जीता है, उसने भी 6 जीता है। स्वर्ण पदक इसने भी 3 जीता, और कजाकिस्तान में ने भी 3 जीता है। उसका रजत पदक इसने भी 1 जीता, और कजाकिस्तान ने भी 1 जीता, और कांस्य पदक जो है कतर ने भी 2 जीता है, और कजाकिस्तान ने भी 2 जीता है, तो ये दोनों सेम सेम है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इस क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, तो आपको बताना है रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, यकृत करता है, हृदय करता है, फेफड़ा करता है, या फिर वृक्क करता है। वृक्क जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम किडनी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिसे हम किडनी बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त के शुद्धिकरण का काम वृक्क का होता है, ठीक है ना। अब किडनी के बारे में हम एक एक करके सारी चीज को देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो इसका आकार, तो इसका आकार कैसा होता है गाइस, तो याद रखिएगा इसका आकार होता है
राजमा के आकार का, या फिर जो है आप कह सकते हैं सेम के बीज के आकार का, ठीक है ना। सेम के बीज के आकार का, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसके बारे में, सबसे पहले हम बात करें इसकी लंबाई। तो याद रखिएगा किडनी की लंबाई कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा किडनी की लंबाई होती है 4 से 5 इंच। 4 से 5 इंच ये लंबाई इसकी होती है। उसके अलावा याद रखिएगा 2 इंच चौड़ा होता है। 2 इंच चौड़ा होता है। और याद रखिएगा 1.5 यानी कि 1.5 इंच जो है ये क्या होता है, मोटा होता है। 1.5 इंच क्या होता है guys? तो याद रखिएगा 1.5 इंच मोटा होता है। उसके अलावा आपको याद रखना है इसका भार कितना होता है किडनी का। तो याद रखिएगा किडनी का भार होता है 140 ग्राम। 140 ग्राम, ठीक है। अब हम बात करेंगे किडनी के कार्य के बारे में, ठीक है ना। इसके कार्य के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रख ये क्या करता है गैस, तो याद रखिएगा प्रतिदिन 180 लीटर, ठीक है ना। प्रतिदिन 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, ठीक है ना। 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, रेनिन रेनिन एंजाइम एंजाइम का स्राव करता है, ठीक है ना। स्राव करता है। और रेनिन एंजाइम का स्राव क्यों करता है, तो याद रखिएगा ये करता है बीपी को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर, बीपी को नियंत्रित करने के लिए, बीपी को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है ये हो गया। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये क्या करता है, एक हार्मोन बना, एरिथ्रोपोइटिन नामक ये हार्मोन बनाता है, ठीक है ना। एरिथ्रो एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाता है, ठीक है। हार्मोन बनाता है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो बनाता है ये करता क्या है गाइस, तो ये क्या करता है, जो बोन मैरो होता है ना गाइस, बोन मैरो को जो है आरसीबी जो बनाने के लिए जो प्रेरित करने का काम करता है वो कौन करता है, यही हार्मोन करता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है, यहाँ पे आप लिखिएगा कि आपको याद रखना है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है। किडनी की क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, ठीक है ना। तो किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है गाइस, तो याद रखिएगा नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस, तो नेफ्रॉन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि एक किडनी में कितना नेफ्रॉन होता है गाइस, तो याद रखिएगा एक किडनी में, ठीक है ना। एक किडनी में, एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और नेफ्रॉन का काम क्या होता है ये भी याद रखिएगा। तो एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और याद रखिएगा रक्त को फिल्टर करने का काम कौन करती है, नेफ्रॉन। रक्त को फिल्टर करने का काम करती है। रक्त को फिल्टर करने का काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो आपको बताना है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत बल्ब या फिर माइक्रोफोन।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विद्युत मोटर की, तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है गाइस, तो याद रखिएगा ये करता है आपका विद्युत मोटर, ठीक है, बदलने का काम करता है। इसके अलावा आपको याद रखना है विद्युत बल्ब के बारे में। विद्युत बल्ब के बारे में आपको क्या याद रखना है, विद्युत बल्ब का काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा को विद्युत विद्युत ऊर्जा को प्रकाश कह लीजिए या फिर ऊष्मा कह लीजिए, ठीक है ना, प्रकाश या ऊष्मा, ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। ऊष्मा ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत बल्ब करता है। अब आते हैं गैस माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है गैस, तो माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है ना। ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो चनहुद्रो, सूत्रा-गेंडोर, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है ये भारत में स्थित है, ठीक है ना। अब बाकी जो है ये कहाँ स्थित है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो की सबसे पहले मैं बात करूंगी, तो मोहनजोदड़ो जो है ये आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत का कौन सा जिला है, लड़काना जिला, लड़काना जिला में स्थित है, ठीक है। लड़काना जिला में स्थित है मोहनजोदड़ो। इसके अलावा अगर मैं सुत्का गेंडोर की बात करूं, तो सुत्का गेंडोर जो है ये आपका कहाँ स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा सुत्का गेंडोर जो है ये पाकिस्तान के जो है मकरान में, ठीक है ना। पाकिस्तान के मकरान में, ठीक है ना। इसके अलावा चनहुद्रो की बात करूं, तो चनहुद्रो भी आपका सिंध प्रांत में था, ठीक है ना। सिंध प्रांत में, जो कि आपका कहाँ है, सिंध प्रांत, जो कि आपका पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये हो गया। अब लोथल की बात करते हैं। लोथल आपका कहाँ स्थित था गाइस, तो लोथल के बारे में आपको याद रख, ये आपका भारत के गुजरात में स्थित है, गुजरात। और याद रखिए गुजरात के अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लोथल के बारे में बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि लोथल के जो है खोजकर्ता कौन है, लोथल का खोज कब हुआ और किसने किया। तो याद रखिएगा लोथल का खोज हुआ था 1953 में, ठीक है। और किसने किया था, रंगनाथ राव ने, किसने किया था गाइस, तो याद रखिएगा रंगनाथ रंगनाथ राव ने। कौन से नदी के किनारे स्थित है लोथल गाइस, तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है लोथल जो है याद रखिएगा सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह, बंदरगाह, ठीक है।
यहाँ से कौन कौन से चीज के साक्ष्य मिले थे? तो यहाँ देखिएगा चावल और बाजरे का। चावल और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल और बाजरे का साक्ष्य, तो यहाँ देखिएगा ये मिला है साक्ष्य। ठीक है, तो चावल और बाजरे का साक्ष्य मिला है ये आपके लोथल से। इसके अलावा आपको याद रखना है लोथल से, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक साथ जो है, याद रखिएगा, एक साथ 20 समाधियां मिली थी। 20 समाधियां मिली। ठीक है, तो ये हो गया लोथल के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि और कौन कौन सा जो है भारत में स्थित है, ये भी मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है ना, तो ये भी अगर मैं बात करूँ तो भारत में कौन कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है जो भारत में स्थित है। तो पहला तो मैं आपको बता ही दी हूँ, लोथल है जो कि भारत में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कालीबंगा, तो कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है? भारत में। और भारत के कहाँ स्थित है गाइस? तो राजस्थान में। राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा कालीबंगा हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है धोलावीरा हो गया। धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। ये आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका गुजरात में है। और गुजरात के कहाँ गए? कच्छ में। ठीक है, धौलावीरा हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका कहाँ गए? तो याद रखिएगा ये आपका हरियाणा में। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है बनवाली। तो बनवाली आपका कहाँ है गाइस? तो बनवाली भी आपका हरियाणा में ही पड़ता है। तो ये सारे वो स्थल हैं जो भारत में स्थित है, जो कि मैं आपको लिखा दी हूँ। ठीक है ना। धौलावीरा की अगर मैं बात करूँ तो इसे 2021 में जो है इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया। ठीक है ना, 2021 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो रेगिस्तान में उगने वाले क्या पौधे क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट कहलाते हैं, सेमोफाइटस कहलाते हैं, थीलोफाइट्स कहलाते हैं, या फिर हिलोफाइट्स कहलाते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को हम जेरोफाइट्स कहते हैं। और यहाँ पे आपको जेरोफाइट्स के कुछ उदाहरण आपको याद रखने होंगे, उदाहरण। क्योंकि कभी कभी क्या है ना, पूछ देता है कि कौन सा पौधा है जो जेरोफाइट्स का उदाहरण है। तो जेरोफाइट्स के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे गैस? तो याद रखिएगा सबसे पहले हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है आक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है खजूर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है थूहर हो जाएगा। ये सब किसका है? ये सब जेरोफाइट्स का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेमोफाइट्स के बारे में बात करेंगे इस, तो सेमोफाइट्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो पौधा होता है ये आपको याद रखना है रेतीली मिट्टी या फिर जो है बालू वाले क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये पौधे रेतीली रेतीली मिट्टी या बालू वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, क्षेत्रों में उगते हैं। क्षेत्रों में उगते हैं। ठीक है, अब इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से है? सेमोफाइटस के। ठीक है ना, तो सेमोफाइटस के उदाहरण हो जाएंगे गाइस, याद रखिएगा ये हो जाएगा कैस्पिया। कैस्पिया। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है इसका इसका हो जाएगा स्पिनेक्स। स्पिनेक्स। ठीक है, अब आते हैं गाइस लिथोफाइटस पे। तो लिथोफाइटस के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये पौधे जो है आपको ध्यान रखना है, ये पौधे क्या करते हैं गाइस? पत्थरों
चट्टानों पर उगने वाले होते हैं, ठीक है ना, पत्थरों या फिर चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। तो इसके अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल और कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे आपको याद रखना है, शैवाल हो गया, शैवाल हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना है फर्न हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन हो गया गैस, तो याद रखिएगा लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स, ठीक है। ये इसके उदाहरण हो गए। अब यहाँ पे एक और बच गया आपका हीलोफाइटस। हीलोफाइटस के बारे में आपको क्या याद रखना है, हीलोफाइटस जो है ये पौधे जो होते हैं ये याद रखिएगा दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे, दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं guys? दलदली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे कहलाते हैं आपके हीलोफाइटस, उगने वाले पौधे। अब इसका मैं कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, जैसे कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा आपका राइजोफेरा, राइजो राइजोफेरा। राइजोफेरा के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, राइजोफेरा आपको याद रखना है कि जो मैंग्रोव वनस्पति है इसका सबसे प्रमुख पौधा राइजोफेरा ही है, ठीक है ना। सबसे अगर एग्जाम्पल में पूछा जाता है तो राइजोफेरा ही ऑप्शन रखता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करूँ तो और कौन सा हो गया, सैलिकॉर्निया, सैलिकॉर्निया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, और यहाँ पे आपको से क्या पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो अब यहाँ पे हम साइमन कमीशन के बारे में एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है साइमन कमीशन का गठन, इसका गठन कब हुआ था, ठीक है। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसका भारत आगमन कब हुआ था, यानी कि ये भारत में कब आया था, जो कि आपसे प्रश्न भी पूछा गया, तो लिख लीजिएगा भारत आगमन, ठीक है ना। भारत आगमन इसका कब हुआ था, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को इसका भारत आगमन हुआ था। उसके अलावा साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ठीक है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि साइमन में जो है जो ये कमीशन था इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो याद रखिएगा साइमन कमीशन में कुल सदस्य 7 थे। यानी कि इसमें जो है कोई भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध भी हुआ है, ठीक है ना। कोई भी भारतीय नहीं था, कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए इसका बहुत विरोध हुआ, ठीक है। इसलिए इसमें साइमन गो बैक का भी नारा लगा, वो भी मैं बताऊंगी किसने लगाया, ठीक है ना। उसके अलावा आपको याद रखना है इसका उद्देश्य क्या था, साइमन कमीशन के अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या था गाइस, तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम जो 1919 के तहत जो है, ये क्या इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, ठीक है ना। भारत सरकार, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1919 के तहत किए गए, 1919 के तहत किए गए संवैधानिक, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करना, ठीक है।
लेकिन इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं होने की वजह से इसका जम करके विरोध हुआ और इसमें जो है साइमन गो बैक का भी नारा लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगा। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था गाइस? तो याद रखिएगा साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने। और इसी में मैं आपको एक चीज़ साइमन कमीशन के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी। और मौत कैसे हुई थी? जो जुलूस हुआ था जिसमें जो ब्रिटिश पुलिस थे उन्होंने लाठी चार्ज किया और लाठी चार्ज की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी और जिनकी वजह से उनके घाव भर नहीं पाए और घाव के कारण वो डेथ कर गए, ठीक है ना। और डेथ उनकी मृत्यु कब हो गई? 17 नवंबर 1928 को, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोधी या इब्राहिम लोधी था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है बहलोल लोधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो है अपनी गद्दी कब संभाली थी? तो याद रखिएगा इन्होंने अपनी गद्दी संभाली थी 19 अप्रैल 1951 को, 19 अप्रैल 1951। और इन्होंने जो है अगर मैं बात करूं इनका शासन काल कब से कब तक था गाइस? शासन काल। तो याद रखिएगा बहलोल लोधी का शासन काल था 1451 से 1489 तक, 1451 से 1489 तक, ठीक है, इसका शासनकाल था। इसके अलावा इसने उपाधि भी ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? तो इसका उपाधि का नाम आपको याद रखना है, क्या था? बहलोल शाह गाजी, बहलोल, बहलोल शाह गाजी, ठीक है। तो आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा आपको इनके बारे में और क्या याद रखना है? इनके बारे में आपको याद रखना है कि जो है सैयद वंश के जो है सैयद वंश, सैयद वंश के अंतिम शासक को पराजित किया था, ठीक है ना। अंतिम शासक कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा सैयद वंश के अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह को पराजित किया था, पराजित किया। और याद रखिएगा पराजित किया और लोधी वंश की स्थापना की, ठीक है, और लोधी वंश की स्थापना की। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको याद रखना है कि जो है लोधी वंश के जो है अगर मैं बात करूँ तो लोधी वंश के जो है लोधी वंश के जो है शासक ने कितने साल तक शासन किया था? लोधी वंश, तो लोधी वंश के 3 शासक ने शासन किया था। पहला कौन सा है? पहला आपको याद रखना है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। और तीसरा आपको याद रखना है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को जो है गाइस याद रखिएगा इब्राहिम लोधी को पराजित करके किस वंश की स्थापना हुई थी? पराजित कर याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, मुगल वंश की, मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा लोधी वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? तो लोधी वंश का जो शासन काल था वो था आपका, यहाँ पे मैंने जो है बहलोल लोधी 1951 लिखा है, जो कि आपको 1951 नहीं 1451 लिखना है, ठीक है ना।
1951 लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 1451 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बहलोल लोदी का अगर मैं शासनकाल की बात करूँ तो 1451 से इसका जो है स्टार्ट हुआ था, और 1526 तक इसने जो है लोदी वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पोषण अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? तो पोषण अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, या खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण अभियान चलाया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करूँ तो यहाँ पे कौन कौन सा अभियान है जो इसके द्वारा चलाया गया, ये याद रखिएगा। तो पहले मैं अभियान के बारे में बता देती हूँ, फिर मैं महिला एवं बाल और विकास मंत्रालय के बारे में बताऊंगी, ठीक है ना। तो इसके द्वारा प्रमुख अभियान चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया अभियान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये भी इसी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, प्रधानमंत्री वंदना योजना, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आपको याद रखना है, और कौन सा चलाया गया था, पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी मिशन, पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी मिशन, आंगनवाड़ी मिशन, ठीक है ना। ये सब जो है इसी के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं गाइस पोषण अभियान के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2018 को, ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इस अभियान का जो है उद्देश्य क्या था गाइस, तो ये भी याद रखिएगा। इस अभियान का उद्देश्य था जो गर्भवती महिला होती है और स्तनपान कराने वाली जो महिला होती है, और 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को जो है कुपोषण को कम करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गर्भवती महिला, गर्भवती महिला। इसके बाद आपको याद रखना है स्तनपान, स्तनपान कराने वाली महिला, स्तनपान कराने वाली महिला। और याद रखिएगा 0 से लेकर के 6 वर्ष, 6 वर्ष के बच्चों में कुपोषण को कम करना, कुपोषण को। गाइज इसका उद्देश्य याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट देके ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पोषण अभियान का उद्देश्य क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही है, तो इस तरीके से प्रश्न रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो आपको बताना कर्क रेखा जो है कौन सी महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, दक्षिण अमेरिका से, अंटार्कटिका से, या फिर अफ्रीका से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका से। अब अगर मैं कर्क रेखा की बात करूँ गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है ना। 3 महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है ना। और कौन कौन से महाद्वीप से गुजरती है ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है, पहला हो गया आपका अफ्रीका, अफ्रीका से, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है दूसरा हो गया आपका एशिया से, और तीसरा हो गया आपका उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से।
अगर मैं आपको कर्क रेखा की बात बताऊं गाइस, तो ये आपका जैसे हो गया, ये आपका हो गया पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी आपका हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका कौन सा है, यहाँ पे है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका कौन सा हो गया, यहाँ पे हो गया आपका साउथ साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। सॉरी, साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका यूरोप हो जाएगा, ठीक है। इस साइड आपका हो जाएगा एशिया। इस साइड हो जाएगा आपका अफ्रीका। कर्क रेखा आपकी क्या करता है गाइस, तो याद रखिएगा कर्क रेखा ये आपके बीचों बीच से होकर गुजरता है, ठीक है ना। होपफुली मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा अफ्रीका, और ये हो जाएगा एशिया। तो ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मैं पिक्चर सही से नहीं बना पाई हूँ, बस सिर्फ समझाने के लिए आपको बताई हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरता है। और याद रखिएगा, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। 8 राज्यों से, ठीक है। तो भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से राज्यों से गुजरता है, तो पहला आपको याद रखना है, पहला कौन सा राज्य हो गया, तो पहला हो गया आपका गुजरात, याद रखना है। गुजरात से होकर गुजरता है। इसके अलावा राजस्थान हो गया, राजस्थान हो गया। इसके बाद आपको याद रखना है मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश। इसके अलावा आपको याद रखना है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है झारखंड। इसके बाद आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल। इसके बाद आपको याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और लास्ट आपको याद रखना है मिजोरम, ठीक है। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आपको क्या याद रखना है, कि ये महाद्वीप जो है, याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये आपको याद रखना है, ये क्षेत्रफल के भी आधार पर और जनसंख्या के भी आधार पर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के भी आधार पे, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पे, ठीक है। इसके अलावा आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका, एकमात्र महाद्वीप है, महाद्वीप है जिससे होकर, जिससे होकर क्या क्या गुजरता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और याद रखिएगा मकर रेखा, मकर रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तीनों रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अजंता की गुफाओं में चित्रित जातक कथाएं किससे संबंधित है। तो जातक कथाएं किससे संबंधित है गाइस, तो ये विष्णु से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है, शिव से, या फिर जैन से। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनके बारे में अगर हम बात करें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी जो है अजंता की गुफाओं की अगर मैं बात करूँ खोज, तो याद रखिएगा, इसकी खोज कब हुई थी, 1819 में इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी गाइस, तो जॉन स्मिथ द्वारा इसकी खोज हुई थी, जॉन स्मिथ द्वारा, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है गाइस कि इसे जो है विश्व धरोहर स्थल में भी अजंता की गुफा को शामिल किया गया। तो कब किया गया, 1983, 1983 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को में शामिल किया गया,
ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसका जो है याद रखिएगा ये कौन से राज्य में है, तो आपको राज्य याद रखना है। अजंता की गुफा कौन से राज्य में है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है और ये महाराष्ट्र के कहाँ है गए, तो ये भी लिख लीजिएगा औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि यहाँ कुल गुफा कितना है गए, तो याद रखिएगा यहाँ कुल गुफाएं हैं 29, यहाँ कुल गुफाएं हैं 29। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये कौन से नदी के किनारे गए अजंता की गुफा, तो वाघूर नदी के किनारे, वाघूर नदी के किनारे। ठीक है, किनारे स्थित है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि अजंता की गुफा की चित्रकारी शैली कैसी है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा अजंता की गुफा की चित्रकारी शैली, तो यहाँ की चित्रकारी शैली कैसी है गाइस, तो याद रखिएगा फ्रेस्को शैली है, फ्रेस्को पेंटिंग या फिर फ्रेस्को शैली कहिए, फ्रेस्को शैली। फ्रेस्को शैली कैसी शैली होती है गाइस, याद रखिएगा जो गीले प्लास्टर पे ना जो है किया जाता है। ठीक है ना, गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए जाते हैं उसे हम फ्रेस्को शैली कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि राज्यपाल को क्षमा देने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 164 में या अनुच्छेद 161 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 161 में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल बनने की जो योग्यता होती है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आपको याद लिख लेना है राज्यपाल, राज्यपाल बनने की योग्यता। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी करेगा। ठीक है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। तो बेसिकली ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है ताकि आप लोगों को ये जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ठीक है ना, वरना यहाँ पे जो है राष्ट्रपति की ये नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 155। इसके अलावा अगर हम बात करें अनुच्छेद आपका 164, अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री और जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ये किस आर्टिकल के तहत है, तो अनुच्छेद 164 के तहत। अब यहाँ पे एक आर्टिकल और याद रखिएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अनुच्छेद, हर एग्जाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 जो है ये क्या कहता है, राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है गाइस, याद रखिएगा अनुच्छेद 213 के तहत है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस आर्टिकल के तहत करता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या फिर कुमारगुप्त था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को गाइस याद रखिएगा, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, विक्रमादित्य।
विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था गाइस? तो 380 से 415 ईस्वी तक। 380 से लेकर 415 ईस्वी तक। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके पिता कौन थे गाइस? तो इनके पिता थे समुद्रगुप्त। पिता कौन थे गाइस? तो याद रखिएगा पिता थे समुद्रगुप्त। अच्छा, इन्होंने जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, तो चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे, तो इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा इन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। इन सिक्कों को रूपक कहा जाता था। रूपक कहा जाता था। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है ना। वैष्णव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इन्हीं के शासनकाल में जो है चीनी यात्री आए थे। ठीक है ना। चीनी यात्री चीनी यात्री फाहियान 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 आए थे। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे सबसे प्रसिद्ध? दरबारी कवि तो कालिदास। ठीक है ना। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कालिदास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांगुआ है, माउंट वीनस है, माउंट एवरेस्ट है, या माउंट एब्रोल्स है? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे मैं आपको 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी के बारे में बताऊंगी। ठीक है ना। 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी के बारे में बताऊंगी कि किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी बताऊंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एशिया महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो गया आपका, कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 8,848.46 मीटर भी याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर 48 की जगह पे 49 भी दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो ये है, ये कहाँ स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा ये नेपाल और जो है चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट के बारे में याद रखना है, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट के बारे में कि ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ठीक है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इस पर्वत को नेपाल में क्या कहा जाता है गाइस? तो इस पर्वत को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। सागर माथा। ठीक है। सागर माथा कहा जाता है। और इस पर्वत को चीन में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इस पर्वत को चीन में कहा जाता है चोमोलुंगमा। ठीक है ना। चोमो चोमोलुंगमा।
तो ये हम एशिया महाद्वीप के बारे में जो माउंट एवरेस्ट है उसके बारे में मैंने सारा पॉइंट लिखा दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक चोटी के बारे में। अब हम जैसे बात करते हैं आपका जो है एकांक गुहा। एकांक गुहा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है आपको याद रखना है दक्षिण अमेरिका की दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। अब जगह नहीं है तो इसके बाद मैं सिर्फ इसकी ऊंचाई लिख दूंगी, इससे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी मैं ऊंचाई लिख रही हूँ जो आपका जो है एकांक गुहा है। एकांक गुहा दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो 6,961 मीटर। 6,961 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिर्फ ऊंचाई लिख दे रही हूँ, ठीक है ना, मीटर ऊंचाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं माउंट वीनस की, ठीक है, माउंट वीनस। तो माउंट वीनस जो है ये किसकी है, तो याद रखिएगा अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है गाइस याद देखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट वीनस की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो याद रखिएगा माउंट वीनस की ऊंचाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा 4,892 मीटर, 4,892 मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये आपका कौन सा है गाइस, याद रखिएगा माउंट वीनस, माउंट एब्रुल्स, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी थी माउंट वीनस, और माउंट एब्रुल्स जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। और वहीं अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, 5,642 मीटर, 5,642 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितनी चोटी के बारे में, एक मैंने माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पे टोटल में चार आपके जो है इसके बारे में बता दियो कि कौन से महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको तीन और बच गया है, तीन और कौन कौन सा बच गया है, तो ये मैं बॉक्स में लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बॉक्स में लिखूंगी, ठीक है। तो आपका तीन चोटी कौन कौन सा बच गया है, एक आपका बच गया है गाइस अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। तो याद रखिएगा ये आपको याद रखना है माउंट किलिमंजारो, माउंट, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, जगह नहीं, अब मैं बहुत शॉर्ट में लिखूंगी, ठीक है ना। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है ये मैं बगल में लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5,895 मीटर, 5,895 मीटर, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया आपका पहला, उसके बाद आपको याद रखना तीन आपको बताना है, ठीक है ना। दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा आपका हो गया दक्षिण अमेरिका, हो गया उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका की अगर मैं बात करूँ गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तो ये हो गया आपका जो है डेनाली, उत्तरी डेनाली, डेनाली, ठीक है, डेनाली। ये किसकी ऊंची चोटी है गाइस, तो याद रखिएगा डेनाली जो है ये उत्तरी अमेरिका, अमेरिका की है, उत्तरी अमेरिका की। और इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई है गाइस देनाली की वो है आपका 6,190 मीटर, हाँ 6,190 मीटर, 6,190 मीटर, ठीक है। और तीसरा जो आपका कौन सा बच गया गाइस, एक आपका जो है ओशनिया महाद्वीप की। तो ओशनिया महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो पुंचक जाया, पुंचक, पुंचक जाया। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है ये किसकी ऊंची चोटी है, ओसनिया की, ओसनिया महाद्वीप की, ओसनिया महाद्वीप की। और इसकी ऊंचाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी ऊंचाई है 4,884 मीटर, 4,800, 4,884, हाँ ये था, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये मैंने सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी के बारे में बता दिया है, और उसके अलावा इसकी ऊंचाई बताइए, तो ये आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, आंध्र प्रदेश होगा, महाराष्ट्र होगा, कर्नाटक होगा या फिर उत्तराखंड होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ठीक है, 2008 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। उसके अलावा आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी जो है इसी उद्यान से होकर बहती है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी बहती है इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में ऑन कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला हो गया आपका पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, उसके अलावा दूसरा आपको याद रखना है श्री वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा आपको तीसरा और कौन याद रखना है, तीसरा आपको याद रखना है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है या फिर यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद जो है ये आपके साबरमती नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि साबरमती नदी का जो उद्गम होता है ये कहाँ से, तो इसका उद्गम भी याद रखिएगा, उद्गम। ठीक है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है गाइस, तो याद रखिएगा राजस्थान के अरावली पर्वत से। ठीक है, राजस्थान का जो अरावली पर्वत है, राजस्थान के अरावली पर्वत से। ठीक है, और ये कहाँ गिरती है गैस, तो याद रखिएगा इसका मुहाना कहाँ होता है, तो इसका मुहाना होता है अरब सागर में। मुहाना इसका होता है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हुगली नदी की अगर मैं बात करूँ तो हुगली नदी पर आपका कौन सा शहर स्थित है, तो कोलकाता, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे आपका हो गया गाइस वाराणसी। इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, गंगा नदी के किनारे आपका कौन सा हो जाएगा गाइस, वाराणसी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है प्रयागराज, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, प्रयागराज, पटना, और याद रखिएगा हरिद्वार, ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और अगर मैं बात करूँ यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आपका कौन सा स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा आगरा। आपसे पूछा जाता है कि ताजमहल कौन से नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। मथुरा हो गया, ये भी यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा इटावा, इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड लिटन था या फिर लॉर्ड मेयो था।
तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय जो है ये लॉर्ड कर्जन था। जब इसकी नियुक्ति हुई थी 1856 में, लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करूं तो गवर्नर जनरल के रूप में इसकी नियुक्ति हुई थी, ठीक है ना, गवर्नर जनरल के रूप में। तो गवर्नर जनरल के रूप में जब इसकी नियुक्ति हुई 1856 में इसकी नियुक्ति हुई और इस पद पे ये 1858 तक रहा। जब गवर्नर जनरल के पद पे था तो इस समय क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल के पद पे था तो लॉर्ड कर्जन ने जो है 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू किया था, ठीक है ना, अधिनियम 1856 में विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया, ठीक है ना, अधिनियम लागू किया था, ठीक है, जब ये गवर्नर जनरल के पद पे था। उसके अलावा एक और याद रखिएगा, एक और आपको क्या याद रखना है, इन्हीं के समय जो है जब ये गवर्नर जनरल के पद पे था तब 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का विद्रोह हुआ। और इसी विद्रोह की वजह से जो है गाइस याद रखिएगा, जब ये विद्रोह हुआ था तो इस विद्रोह के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया। और किसका शासन आया गाइस, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का शासन आया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था तब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया, और गवर्नर जनरल जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया तो 1858 का जो अधिनियम था, इसमें आपको याद रखना जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आया तो 1858 के अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम अधिनियम के तहत अधिनियम के तहत वायसराय का पद बना था, ठीक है, किसका, वायसराय का पद बना, वायसराय का पद बना। और इसी में जो है याद रखिएगा लॉर्ड जो है कर्जन जो 2 साल ये थे गवर्नर जनरल थे, उसके बाद ये क्या बन गए, प्रथम वायसराय बन गए, प्रथम वायसराय। तो प्रथम जब ये वायसराय बने तब इसने जो है कब से कब तक शासन किया था, तो 1858 में जो है ये अधिनियम के तहत वायसराय का पद बना, तो 1858 में ये वायसराय बना। और इसका पद कब तक था गाइस, तो याद रखिएगा 1858 से लेके 1862 तक, ठीक है, ये पद पे रहा। जब वायसराय के पद पे था तब इसके समय कौन कौन सी चीज हुई जो कि आपको याद रखना है। तो इसके अलावा आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना है कि इसने 1860 में भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी को लागू किया, ठीक है ना, आईपीसी को लागू किया, ठीक है। तो पहला आपको ये याद रखना है और उसके बाद एक और याद रखिएगा, इसका जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम एक आया था, इसका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था 1861 में। और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इसी अधिनियम के तहत, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो मृदा जल तनाव को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, ऑल्टीमीटर, एनीमोमीटर, टेंसियोमीटर या मैनोमीटर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसियोमीटर, ठीक है ना। मृदा जल तनाव को मापने के लिए टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं, ऑल्टीमीटर का उपयोग करते हैं ऊंचाई के मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है।
ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑल्टीमीटर का। उसके अलावा एनीमोमीटर की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा हवा की गति मापने के लिए, हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें मैनोमीटर का, मैनोमीटर का उपयोग करते हैं गैस या फिर जो है द्रव्य का दबाव मापने के लिए, ठीक है ना, गैस या द्रव्य का दबाव मापने के लिए, दबाव मापने के लिए, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि हीमोफीलिया किस लिंग में अधिक पाया जाता है? तो हीमोफीलिया केवल महिलाओं में, केवल पुरुषों में, या दोनों में बराबर, या फिर नवजात शिशु में? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया जो है केवल पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है। और पुरुष में होने का रीजन भी क्या है, तो आपको मैं समझाती हूँ। हीमोफीलिया जो होता है, अगर मैं पुरुष की बात करूँ और यहाँ पे मैं महिला से कंपैरिजन करूंगी, ठीक है ना, महिला से। तो पुरुष में क्या होता है आपका, पुरुष में होता है आपका एक्स वाई होता है, और महिला में आपका एक्स एक्स होता है। हीमोफीलिया सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है? एक्स को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो एक्स को प्रभावित अगर ये करेगी तो ये जो है इसको क्या होता है, पुरुष में ज्यादा होता है। लेकिन अगर महिला में जो है वो एक एक्स पे अगर प्रभावित करती है तो दूसरा एक्स उसकी भरपाई कर देता है, इसलिए महिलाओं में क्या होता है, कम होता है, और पुरुष में क्या करता है, ज्यादा होता है। इस यही रीजन है हीमोफीलिया का ज्यादा होने का, ठीक है ना। तो पुरुष में केवल एक ही गुणसूत्र होता है, एक्स वाला। तो ये आपको पता ही है, इसी वजह से इसको पुरुष में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो है रक्त का जो थक्का है ना, रक्त का थक्का जो है वो सामान्य नहीं होता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, रक्त का रक्त का रक्त का थक्का नहीं बनता है। थक्का थक्का बनता है बट स्लो बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रक्त का थक्का अ, बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया सामान्य नहीं होती है, ठीक है ना, सामान्य नहीं होती है। और याद रखिएगा ये कौन सी प्रोटीन की कमी से होता है, तो एक होता है आपको याद रखना है जो है क्लोटिंग फैक्टर होता है। क्लोटिंग फैक्टर नामक प्रोटीन की कमी से जो है ये हीमोफीलिया रोग जो है ये जो रक्त का स्राव जो होता है ये रोकने में मदद करता है। तो याद रखिएगा एक क्या होता है, क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्या करता है, ये जो होता है ये रक्त का थक्का बना रोकने में मदद करता है। लेकिन अगर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण, कमी के कारण, ठीक है, ये रोग होता है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा हर साल 17 अप्रैल को, हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जो है निम्नलिखित में से किस शहर को जाना जाता है? तो क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगाबाद को, पुणे को, मैसूर को, या हैदराबाद को? तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे को जाना जाता है। तो गाइज आपका सेशन जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये यहीं कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।